हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल स्क्विड प्रॉक्सी इन pfSense फॉरवॉल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार हम स्क्विड प्रॉक्सी पैकेज को अपनी pfSense फॉरवॉल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी pfSense फॉरवॉल को एज ए प्रॉक्सी सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो आज के टास्क को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और लॉगिन करते हैं अपनी pfSense फॉरवॉल में। और डायरेक्ट चलते हैं सिस्टम पैकेज मैनेजर। यहाँ पर अवेलेबल पैकेजेस में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे स्क्विड प्रॉक्सी। ठीक है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो नहीं आ रहा है। कि लाइट स्क्विड इसका सब पैकेज है, इसके थ्रू हम मंथली या डे बाय डे कि किस यूज़र ने किस वेबसाइट पर विजिट किया है, कितने टाइम पर ये विजिट किया है, ये सब कुछ शो करता है। तो ये हम बाद में इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। मैंने इंस्टॉल कर लिए, सिंपल है। आप जैसे इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे कन्फर्म के लिए पूछेगा, कन्फर्म करते ही इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, pf ब्लॉकर ng की अपडेट आ गई है, इसको हम बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखिए मैंने इंस्टॉल कर लिया है, वरना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। आज मेरा नेट भी थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद ये सर्विसेज और स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पर ये शो होता है। इसको डायरेक्ट हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करने से पहले इसको लोकल कैश को कॉन्फ़िगर करना होता है, वरना एरर मैसेज शो होने लगता है। अच्छा, पहला ही ऑप्शन इसने बहुत ही बेकार दिया हुआ है, डिसेबल कैशिंग कम्प्लीटली। कैशिंग को डिसेबल ही कर देंगे तो स्क्विड प्रॉक्सी का यूज़ क्या है, या कोई सी भी प्रॉक्सी का यूज़ क्या है। मेनली कैशिंग के लिए तो यूज़ ही होती है। अच्छा, ये इसलिए भी हो सकता है कि आपको रिमोट कैश सर्वर आपने क्रिएट किया हुआ है अपने साइट पर, तो यहाँ से हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं सभी इसके टैब्स को अ, आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ये रिमोट कैश के थ्रू हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये देखिए, इसको इनेबल कर देंगे तो आप इसको कॉन्फ़िगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से डिसेबल कर दीजिए लोकल कैश को और ये यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दीजिए। ठीक है, ऑथेंटिकेट सेटिंग अगर आपने कोई यूज़र बनाया हुआ है तो ऑथेंटिकेट भी करा सकते हैं। ठीक है, लॉगिन पासवर्ड या लॉगिन यूज़र पासवर्ड, लॉगिन पास थ्रू, किसी भी तरह से जिस तरह से आपने ऑथेंटिकेट कराना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल सेटिंग से सब कुछ फिल कर दीजिए, हो जाएगा। लोकल कैश पर चलते हैं अपने टॉपिक पर। कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, वाटर मार्क 90 और 95 हाई वाटर मार्क। ठीक है। अच्छा, ये है मेन ऑप्शन, डो नॉट कैश। यदि आप किसी सर्वर को कैश नहीं कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए याहू के सर्वर को कैश नहीं कराना चाहते हैं, तो उसका आप यहाँ FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम मेंशन कर दीजिए यहाँ पर, या कॉपी पेस्ट कर दीजिए सर्च कर। और यदि आप कोई लोकल IP है, उसके कुछ भी डाटा को, नेटवर्क ट्रैफिक को उसके आप कैश नहीं कराना चाहते हैं, प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू उसका नेटवर्क ट्रैफिक ना जाए, तो यहाँ पर उसका IP एड्रेस मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो उसका डाटा कैश नहीं होगा, प्रॉक्सी के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा। ये ऑफलाइन मोड अगर आप इनेबल कर देते हैं तो जो भी वेबसाइट्स वगैरह या इंटरनेट आपका डाउन भी होता है, तो उस जैसे कोई यूज़र किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है और इंटरनेट डाउन हो गया है और उस वेबसाइट का कुछ कंटेंट कैश किया हुआ है आपके सिक्योरिटी प्रॉक्सी सर्वर ने, तो क्या होता है आपने देखा भी होगा, इंटरनेट डाउन होने के बाद भी वेबसाइट कुछ ओपन हो जाती है, कुछ उसके कंटेंट लोड हो जाते हैं आपके वेब ब्राउज़र में, लेकिन पूरी तरह ओपन नहीं होती क्योंकि इंटरनेट डाउन है। तो वो इसी के थ्रू होता है। ठीक है,
एक्सटर्नल कैश मैनेजर वही सेम, यदि कोई एक्सटर्नल कैश मैनेजर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपनी साइट पर तो उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। हार्ड डिस्क अपने अनुसार यहाँ पर डाल दीजिए, जितनी भी आपकी हार्ड डिस्क है मैक्सिमम 1 GB है तो आप इसको 50% से कम ही यूज़ कीजिए। हमेशा देखिए फ्रेंड्स, हमेशा आप अपनी हार्ड डिस्क या रैम को कैशिंग के लिए अगर यूज़ करते हैं स्क्विड प्रॉक्सी में तो 50% से कम ही कीजिए, वरना आपके पेप्सेंस फायरवॉल की परफॉर्मेंस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे 1 TB है तो आप 500 GB से कम ही यूज़ कीजिए। ठीक है, मैं वर्चुअल बॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं 1000 ही रहने देता हूँ 1 GB। और हार्ड डिस्क का सिस्टम हम UFS ही रहने देंगे, ये जल्दी से क्रैश नहीं होता है। कि हाँ, क्लियर डिस्क कैश नाउ, यदि आप पुराना डाटा जितना भी कैशिंग डाटा है आपका उसको क्लियर करना चाहते हैं सिंगल क्लिक से तो यहाँ से हम कर सकते हैं। लेवल 1 डायरेक्टरी 16 ही रहने देते हैं हम। यदि आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हैवी है, हैवी का मतलब रैम वगैरह उसके में अच्छी है, जैसे 16 GB या 32 GB है, तो हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको इंक्रीज़ करने से आपकी कैशिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। लेकिन यदि आपका सिस्टम कैपेबल नहीं है, आप डुअल डुअल कोर प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी मतलब डेस्कटॉप सिस्टम में, डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपने pfSense फायरवॉल इंस्टॉल की हुई है तो आप 16 ही रहने दीजिए। और यदि कैपेबल है i5 वगैरह प्रोसेसर है या कोर टू ड्यू भी होगा तो चल जाएगा, प्रोसेसर से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रैम ज़्यादा होनी चाहिए। रैम आपकी 8 GB या 8 GB तो होनी ही चाहिए, यदि आप 256 यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं तो इससे नो डाउट कैशिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, लेकिन इसमें सिस्टम आपका कैपेबल होना चाहिए, रैम वगैरह अच्छी होनी चाहिए आपके सिस्टम में। हार्ड डिस्क कैश, यहाँ से हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं हार्ड डिस्क कैश की। मिनिमम ऑब्जेक्ट 0 ही रहने देते हैं और मैक्सिमम 4 MB, ये यही बोल रहा है कि 4 MB से ज़्यादा कैश नहीं कराएगा। यदि आप 4 MB सेलेक्ट रहने देते हैं, 4 MB की वीडियो, 4 MB के जो भी आपके इमेजेस वगैरह होंगी, ये सब 4 MB से नीचे नीचे वो सबको कैश कर लेगा, कैशिंग डाटा में सेव करता रहेगा। ठीक है, अच्छा, मेमोरी कैश साइज 64, फिर अगेन मैं कहूँगा अगर आपकी 8 GB रैम लगी हुई है आपके पीसी में तो ये 4 GB से कम ही रखिए। यहाँ पर मेमोरी कैश साइज 2 GB रख लीजिए। ठीक है, मिड बाय डिफ़ॉल्ट 64 है। देखिए बता अब क्या बोलता है, दिस वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड रैम। ठीक है, ये बता भी रहा है आपको 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी pfSense फायरवॉल हैंग होने लगेगी या क्रैश भी हो सकती है। ठीक है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं तो वर्चुअल बॉक्स में यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। मैंने आपको बता ही दिया है 50% से ज़्यादा मत यहाँ पर डालिएगा, जितनी भी आपकी रैम है उसका 50% देख लीजिएगा या उससे कम ही रखिएगा तो अच्छा रहेगा। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट मैं 256 ही रख रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट साइज इन रैम, ये आपका क्या बोल रहा है कि आपके कैशिंग के टाइम आपकी रैम में कितना कैशिंग डाटा सेव रहे। समझ रहे हो फ्रेंड्स, ये 256 KB है, आप 1 MB 4 MB जितना करना चाहो कर लो, लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि रैम उतनी होनी चाहिए आपके सिस्टम में। मेमोरी रिप्लेसमेंट पॉलिसी है इतना ही रहने देते हैं। कैश डायनेमिक कंटेंट, यदि आप डायनेमिक कंटेंट को कैशिंग कराना चाहते हैं जैसे विंडोज़ अपडेट वगैरह को, तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश पैटर्न्स को कॉपी पेस्ट करना होगा। स्क्विड की साइट पर जाकर आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे एरर ज़्यादा आते हैं क्योंकि मैन इन द मिडल कॉन्फ़िगर करना होता है HTTPS वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, इतना करने के बाद हम सेव कर देते हैं इसको। अब जाते हैं जर्नल में, इनेबल करते हैं इनेबल स्क्विड प्रॉक्सी। ठीक है, लिसन IPv4 ही रहने देते हैं, IPv6 का कोई काम नहीं है, हमने अपने नेटवर्क में IPv6 को डिसेबल किया हुआ है।
वीआईपी कार नहीं, ये कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करना है हमें। अच्छा, यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है लैन और लूप बैक दोनों को, ठीक है, दोनों को हमें सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। आउटगोइंग नेटवर्क डिफ़ॉल्ट रहेगा ऑटो, यदि आपका एक ही लैन है। यदि आपने लैन एक से ज़्यादा कॉन्फ़िगर किए हुए हैं अपने pfSense फायरवॉल में, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में कंट्रोल प्रेस कर कर जितने जितने लैन कार्ड वगैरह को आप इंस्टॉल सॉरी सेलेक्ट करते जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रॉक्सी पोर्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आईसीपी पोर्ट के तो अब क्या यूज़ होता है, अलाउ यूजर्स ऑन इंटरफेस, ठीक है, इसको अगर आप रहने देते हैं सेलेक्ट तो आपको ACL या ट्रैफिक मैनेजमेंट में जाकर आपका नेटवर्क को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अच्छा ऑप्शन दे दिया है, पहले ये नहीं होता था 2.3 में pfSense के। अच्छा, ये वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, रिजोल्व DNS IPv4 फर्स्ट, ठीक है, लेकिन ये फिर वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैन इन द मिडल अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो ही यूजेबल होगा। ICMP पिंगर को आप डिसेबल करना चाहते हैं क्योंकि पिंग करता रहता है ICMP को, ICMP के थ्रू आपको शो भी होता है रिपोर्ट्स वगैरह में, यहाँ पर देखिएगा रियल टाइम में यहाँ पर शो होता रहता है, पिंगर इसका चलता ही रहता है। और इसको आप डिसेबल करना चाहते हैं डिसेबल कर दीजिएगा। अच्छा, आप अगर सिस्टम जनरल सेटअप में आपने जो DNS सर्वर के IP एड्रेस डाले हुए हैं उसके अलहदा कोई DNS यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रॉक्सी के लिए तो यहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रस्ट वही आ गया, ट्रस्ट सर्टिफिकेट वगैरह यदि आप बनाते हैं उसके लिए मैन इन द मिडल कॉन्फ़िगर करने के लिए HTTPS साइट्स के लिए, तो यहाँ पर उसको मेंशन करना होगा आपको, ठीक है। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी हमने सेलेक्ट कर दिया है। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको यूज़र एंड पर कुछ भी कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ता है, जैसे आपका आइसा सर्वर वगैरह में होता था। फोरफ्रंट माइक्रोसॉफ्ट में जाकर हमें सभी यूज़र्स के वेब ब्राउज़र में प्रॉक्सी मेंशन करना होता था, ठीक है, उसकी पोर्ट मेंशन करनी होती थी। ट्रांसपेरेंट में ऐसा कुछ नहीं करना होता है, यूज़र को पता भी नहीं चलता है कि आपकी साइट पर प्रॉक्सी सर्वर में इम्प्लीमेंट किया हुआ है या इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट का फ़ायदा होता है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी किस उस पर यूज़ करना चाहते हो आप इंटरफेस पर, तो ऑब्वियस सी बात है लैन पर ही यूज़ होगी, ठीक है। बाईपास प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट एड्रेस डेस्टिनेशन, ये तो कोई मतलब ही नहीं है अब। ऐसे सेलेक्ट कर दोगे तो RFC नेटवर्क और IPv6 का ये पास कर देगा, बाईपास हो जाएगी प्रॉक्सी इन वेब IP एड्रेसेस पर जो भी इस लिस्ट में मेंशन होंगे। बाईपास प्रॉक्सी फॉर दी सोर्स IPs, ठीक है, यहाँ पर हम अपना लोकल लैन से अगर किसी IP एड्रेस को बाईपास कराना चाहते हैं, प्रॉक्सी में उसका डाटा ना जाए या प्रॉक्सी में उसके डाटा कैश ना हो, किस किस वेबसाइट पे वो विजिट कर रहा है उसकी हिस्ट्री यहाँ पर सेव ना हो, तो हम यहाँ पर उसका IP एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, या CIDR भी हम यहाँ पर उस नेटवर्क की मेंशन कर सकते हैं यदि एक से ज़्यादा नेटवर्क लैन नेटवर्क आपने इंस्टॉल किए हुए हैं या एक से ज़्यादा लैन इंटरफेस आपने अपनी प्रॉक्सी सॉरी pfSense फायरवॉल में लगाए हुए हैं तो, ठीक है। अब ये आ गया आपका SSL मैन इन द मिडल। अगर HTTPS साइट्स के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इनेबल करना होगा ये, और यहाँ पर आपको सर्ट मैनेजर में जाकर यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी क्रिएट करना होगा, ठीक है, जिसको सभी पीसीज में आपको सर्टिफिकेट को डिप्लॉय कराना होगा। उसमें वेब ब्राउज़र में आपका ट्रस्ट रूट सर्टिफिकेट में इनेबल कराना होगा। यदि आपके पास 3 से 4 ही क्लाइंट है तो आप सभी पीसीज पर मैनुअली जाकर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेट सर्टिफिकेट।
और यदि 1000-2000 से ज़्यादा डिवाइसेस है या ज़्यादा कंप्यूटर है आपके नेटवर्क में, तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू डिप्लॉय कराना होगा, एडी के थ्रू। ठीक है, वैसे इसका यूज होता नहीं है, क्योंकि इसके अगर आप यूज करेंगे मैन इन द मिडल को, तो आपका पूरा डाटा HTTPS साइट्स का वनरेबल हो जाता है। इसको कोई यूज नहीं करता है ज़्यादा। फिर भी रिक्वेस्ट आई थी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैन इन द मिडल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ये है आपका मैन इन द मिडल, इसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको CA वगैरह डालना होगा, जैसे मैंने ओपन VPN आपको बताया था, तो ये उसी का आ रहा है। अगर हम स्क्विड से रिलेटेड कोई CA बनाते तो वो भी यहाँ पर शो होने लगता, ठीक है। और उससे पहले भी आपका ट्रस्ट रूट सर्टिफिकेट आया था ना, ये तो ये आपका SSL के लिए ही है, ये देखिए, ठीक है। ये आपको बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ट्रस्टेड CA। ठीक है, अच्छा, कहाँ तक पहुँच गए थे हम? ये सब तो हमें करना ही नहीं है इनेबल, तो इसका क्या फ़ायदा, CA वगैरह। अच्छा, लॉगिंग, हाँ लॉगिन इनेबल करा देते हैं अपने नेटवर्क में। रोटेट लॉग्स वगैरह आपका डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, या डाल सकते हैं, डालना चाहो तो डाल दो कि कितना 15 डेज पर होता रहे, कितना भी आप डाल सकते हो अपने अनुसार, कितने दिन पर लॉग्स रोटेट होते रहे, आपके पुराने लॉग्स हटते रहे। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जो भी स्क्विड के थ्रू आपका वो होगा, डिनाइड पेज पर जो भी आपका शो होगा वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, या आपको इनेबल भी कर सकते हो। डिनाइड जितना भी आपका स्क्विड के थ्रू डिनाइड होगा वो भी लोग यहाँ पर जनरेट होने लगेगा, बिना मतलब का है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। विजिबल होस्ट नेम यहाँ पर चेंज करना चाहो चेंज कर लो, यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। यदि स्क्विड के थ्रू किसी का कोई वेबसाइट ब्लॉक होती है तो आपके ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पर वहाँ पर शो होगी, वो आपको कांटेक्ट कर पाएगा। सिस्टम एडमिन है तो आप किसी भी साइट वगैरह पर, ठीक है। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, एरर लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, सप्रेस स्क्विड वर्जन, हाइड हो जाएगा आपका स्क्विड वर्जन, ये आप करना चाहते हो कर दो, और यहाँ से सेव कर दो, ठीक है। ये क्या आ रहा है मेरे से, अच्छा मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया था। लूप बैक मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको लूप बैक भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, हो गया। क्योंकि अभी मैंने HTTP साइट्स के लिए ही ये कॉन्फ़िगर किया है स्क्विड, तो कुछ डाटा जनरेट तो होगा नहीं, क्योंकि आजकल तो सभी साइट्स HTTPS पर चल रही हैं। रियल टाइम में कुछ ज़्यादा तो आएगा नहीं। ये ऐसे स्टार्ट हो गया, ये देखिए स्क्विड कैश टेबल स्टार्ट हो गई है। अच्छा, मेन चीज़ रह गई एंटीवायरस। एंटीवायरस को भी इनेबल कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, एंड कोई मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं डालनी है हमें। रीडायरेक्ट URL, यदि किसी वेबसाइट पर वायरस फाउंड होता है तो उस वेबसाइट को रीडायरेक्ट किस वेबसाइट पे करना है, अगर करवाना चाहते हो रीडायरेक्ट, तो यहाँ पर उसका पूरी पाथ या उसका URL यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑडियो को तो हम एक्सक्लूड ऑडियो वीडियो स्ट्रीम, तो इनको तो हम हटा ही देते हैं, इसको स्कैन ना करें हमारा एंटीवायरस सर्वर। क्लेम में भी डाटाबेस अपडेट एवरी 24 आवर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें अपना
अगर यहाँ पर आपका कंट्री यहाँ पर शो हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो आप अपनी कंट्री से नियर बाय कोई जो कंट्री है उसका यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं तो क्लेम में भी बहुत ही ज़्यादा स्लो अपडेट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है इसका। आपने कोई बोल भी रहा होगा, द डिफ़ॉल्ट क्लेम में भी डाटाबेस मिरर परफॉर्म्स एक्सट्रीमली स्लो। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना ज़रूरी है। यदि आपकी कंट्री का नाम यहाँ पे शो हो रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप अपने कंट्री के नियर बाय जो भी कंट्री है तो उसका नाम यहाँ पर अगर आ रहा है तो वो डाल दीजिए, ठीक है। तो आपका क्लेम में भी अपडेट होगा फास्ट, ठीक है। बाकी ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आने देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये एंटीवायरस भी आपका इनेबल हो गया, ठीक है। अब चेक कैसे कर सकते हैं सभी सर्विसेज हमारी ठीक इनेबल हो गई हैं कि नहीं। ये देखिए, अभी ये एनटॉप एनजी को तो मैंने अभी वो किया हुआ है, अनइंस्टॉल किया हुआ है इससे। क्लेम डे भी ठीक है, क्लेम डे भी को हमने अपडेट नहीं किया इसलिए ये एरर शो हो रहा है। इसको अपडेट कर देते हैं डेटाबेस को। जैसे मैं अभी इंडिया में हूँ तो किस कंट्री को सिलेक्ट करूँ, चाइना, चाइना ही सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो है नहीं ये रिलायबल कंट्री। सेव करता हूँ। और अपडेट ये भी। अभी अपडेट हो रहा होगा, अपडेट होने के बाद ये चलने लगेगा हमारा एंटीवायरस। बाकी तो ये सर्विस इनेबल हो ही गई हैं। ये देखिए स्क्विड, सभी स्क्विड लॉग्स वगैरह सब आपका इनेबल हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा किस प्रकार हम अपनी pfSense फायरवॉल को एज अ प्रॉक्सी सर्वर यूज कर सकते हैं, और स्क्विड स्क्विड पैकेज को किस प्रकार हम अपनी pfSense फायरवॉल में इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे की कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम वेब फिल्टर इसमें लगा सकते हैं स्क्विड गार्ड के थ्रू, या लाइट स्क्विड के थ्रू कैसे हम डाटा देख सकते हैं डे बाय डे का या मंथली या वीकली, उसको हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियोस लाता रहूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।